नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस अंक में मैं हूं सानिसा हरने आपके साथ। तो किसान भाइयों, आज हम इस ठंड के मौसम में बात करेंगे हरी भरी सब्जियों की, जिसका लाभ तो हम सभी ले ही रहे हैं और साथ में आपको इस ठंडी के मौसम में अपने खेतों में कार्य करने का भरपूर आनंद भी प्राप्त हो रहा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि ठंड के मौसम में ही खेती करने का अपना अलग ही मज़ा है और इसमें जो आपको आय होगी इसकी हमें पूरी उम्मीद है कि आप उसका भरपूर लाभ प्राप्त करेंगे। तो आइए आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं खेती से जुड़ी कुछ खबरों के साथ व मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। 95 लाख हेक्टेयर में रबी बुआई पूरी, प्रदेश भर में बीमा राशि वितरित। रबी फसलों में खरपतवार प्रबंधन, लहसुन को बैंगनी धब्बा रोग से बचाएं और पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 95 लाख हेक्टेयर में रबी बुआई पूरी। प्रदेश के किसानों द्वारा रबी फसलों की बुआई शीघ्रता से की जा रही है। इस वर्ष मौसम अनुकूल होने से बोई गई रबी फसलों की स्थिति बेहतर है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक 95 लाख हेक्टेयर में रबी बुआई पूरी हो चुकी है, जो कि पिछले साल की अपेक्षा 23% ज्यादा है। गत वर्ष समान अवधि में 77 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। सबसे अधिक 48 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया है। सिंचित क्षेत्रों में किसानों द्वारा गेहूं की बुआई तेजी से की जा रही है। दलहनी फसलों की बुआई अंतिम चरण में है। अब तक 37 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसलें बोई गई हैं। सबसे अधिक 28 लाख हेक्टेयर में चना बोया गया है। पिछले 10 दिसंबर को प्रदेश भर में फसल बीमा राशि वितरण समारोह का आयोजन किया गया। खरीफ 2015 में हुए फसल नुकसान का 4,416 करोड़ का मुआवजा किसानों को दिया गया है। यह आयोजन सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों की उपस्थिति में किया गया। मुख्य समारोह उज्जैन में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे अधिक 314 करोड़ की बीमा राशि का प्रमाण पत्र किसानों को सौंपा। इस मौके पर कृषि प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें उन्नत तकनीकी का प्रदर्शन किया गया। बिटन मार्केट दशहरा मैदान भोपाल में आयोजित हुए 3 दिवसीय इंटरनेशनल एग्री एंड हार्टी टेक्नोलॉजी एक्सपो में बड़ी संख्या में किसान आए। इस एक्सपो में भारत सहित जर्मनी एवं इटली की कृषि व बागवानी उत्पाद निर्माता कंपनियों सहित प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों ने अपने अपने स्टॉलों पर अपने उत्पाद व सेवाओं की जानकारी दी। रबी फसलों की बुआई सकरी कतारों 22 से 25 सेंटीमीटर या छिटकवा पद्धति द्वारा की जाती है। इसलिए प्रायः कृषक खरपतवारों को हाथों से ही निकालते हैं, परंतु ये बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। ये विधि हल्की मृदाओं हेतु सुलभ एवं दक्ष है, लेकिन भारी मृदाओं हेतु ये विधि धीमी और अधिक लागत वाली होती है। घास कुल के खरपतवारों जैसे गेहूंसा एवं जंगली जई को फसलों से मुक्त रखने हेतु कृषकों को अधिक परिश्रम और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सस्य वैज्ञानिक विधि द्वारा अनेक कृषित क्रियाओं द्वारा, जैसे फसल चक्र अपनाकर, फसल की जातियों व खाद की छांट करके, भूमि सुधारकों का प्रयोग करके, गर्मियों में परती रखकर, फसल मृदा जल प्रबंध करके, खेत में सिंचाई करने के लिए बनाई गई नालियों और मेड़ों को कम करके भी काफी हद तक खरपतवारों को कम किया जा सकता है। लहसुन में बैंगनी धब्बा रोग की प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों तथा ऊर्ध्व स्तंभ पर सफेद अंदर की तरफ बैंगनी रंग के चकते बन जाते हैं, जो बाद में बढ़कर बड़े बैंगनी धब्बों में बदल जाते हैं। रोग संक्रमण के स्थान पर पत्ती एवं तना कमजोर होकर गिर जाता है। इस बीमारी का प्रकोप फरवरी से अप्रैल के महीनों में अधिक होता है। लहसुन में इस रोग नियंत्रण के लिए बीज कलिकाओं की बुआई के पूर्व थायरम और कार्बनडाजिम के 3 ग्राम सम्मिश्रण से प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बुआई करें। मैंकोजेब का छिड़काव 500 से 700 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर में घोल बनाकर करें। पशुओं का आहार संतुलित एवं नियमित होना चाहिए। ऐसा आहार देने से पशुओं की पाचन क्रिया कभी खराब नहीं होती। दिन में लगभग 2 बार चारा दाना देना चाहिए और इसके मध्य 8 से 10 घंटे का अवकाश होना आवश्यक है, जिससे भोजन प्रणाली को आराम मिल सके और जुगाली करने वाले पशु इस बीच जुगाली भी कर सकें।
पशुओं को जो आहार दिया जाए उसमें विभिन्न प्रकार के चारे, दाने जैसे भूसा, हरा चारा, दाना इत्यादि शामिल होना चाहिए, जिससे पशु को उसकी आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिल सकें। चारा भली भांति तैयार किया जाना चाहिए जिससे वो आसानी से पचने वाला और रुचिकर बन सके। सख्त दाने जैसे चना, जौ, मक्का इत्यादि को चक्की से दलवा देना चाहिए ताकि पशु को चबाने और पचाने में सुगमता हो। प्रत्येक दूध देने वाले और गर्भित पशु को 2 से 5 किलोग्राम हरा चारा आवश्यक रूप से देना चाहिए। किसान भाइयों, खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जैसे अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखते हैं, ठीक वैसे ही आपको अपने खेतों में लगी हुई फसलों का भी ध्यान रखना है। उनमें समय समय पर होने वाले रोगों के ऊपर नियंत्रण रखना है, उनमें होने वाले कीट प्रबंधन का ध्यान रखना है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में लगने वाले कीटों व रोगों के प्रबंधन के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसका प्रबंधन समय रहते कैसे किया जाए, क्योंकि इस समय जो हवा चल रही है उसमें बहुत नमी होती है और ये नमी फसलों को बहुत सारे कीटों का आदान प्रदान करती है और ऐसी उपयुक्त परिस्थितियां इसी समय पैदा होती हैं किसान भाइयों, जिससे कि आपकी पूरी फसल नष्ट हो सकती है। तो समय रहते इसका निदान ज़रूरी है। तो आज के हमारे विशेषज्ञ संदीप चौहान जी आपको बताएंगे, जो कि सीहोर से हैं, कि गेहूं में लगने वाले कीट व रोगों का निदान कैसे किया जाए। जैसा कि गेहूं फसल जो है, इसमें दीमक कीट एक बहुत ही गंभीर समस्या है। हर समय किसानों की
समस्या रहती है। तो आज हम दीमक कीट के प्रबंधन के विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दीमक गेहूँ फसल में लगने वाला एक प्रमुख कीट है जो एक परिवार में रहता है, जिसमें मुख्य रूप से श्रमिक, सैनिक और राजा और रानी इनके परिवार के सदस्य होते हैं। और ये जो दीमक है ये पूरा कॉलोनी में रहता है। देखा होगा खेतों के आसपास जो है दीमक के बमीले जिसमें छेद रहते हैं और जिसके हम नाग पूजन के समय पूजा करते हैं, वो दीमक का बमीला जो है ये परिवार होता है, घर होता है उसका। और उस दीमक के घर में जो है सबसे जो मुखिया जो होता है वो राजा होता है और रानी, ये दोनों जो है ज़मीन में लगभग 3 से 4 फीट नीचे गहराई में रहते हैं। और इसके जो सैनिक है वो उसके राजा और रानी के आसपास इनकी सेवाएं करते रहते हैं। और इसके जो श्रमिक है वो खेतों में जो है इनके राजा और रानी के भोजन के लिए जो है खेतों में जो कीट दीमक जिसको बोलते हैं वो कीट उसका भोजन लेने के लिए जो है राजा और रानी और उनका स्वयं का भोजन करने के लिए जो है खेतों में जाते हैं। और जैसा कि गेहूँ फसल में दीमक जो है, जो दीमक का जो श्रमिक होते हैं वो दीमक की जड़ को खाते हैं और इसका जो मुख्य भोजन जो होता है सेलुलोज होता है। और ये जो सेलुलोज के लिए जो है दीमक अपने गेहूँ की जड़ में जो है उसको खाता है और इस प्रकार से गेहूँ की जो फसल है उसको सुखा देता है। तो हम खेत में देखते हैं जब दीमक कीट का प्रकोप होता है तो गेहूँ के जो पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं और उखाड़ कर देखते हैं इसको तो दीमक की जड़ें, अपने गेहूँ की जड़ें जो है वो कटी हुई दिखती है। और इसका जो मुख्य कारण जो है, जो इसका जो खेत में जो दीमक होने का कारण है, जो किसान जो गोबर की खाद उपयोग करता है, कच्ची गोबर की खाद उपयोग करने से इस कीट का जो है प्रकोप ज़्यादा होता है। तो इसके प्रबंधन के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य हमें करना है, गोबर की पकी हुई खाद का उपयोग करना है। साथ ही साथ 3 वर्ष में जो है अपनी ज़मीन को जो है गहरी जुताई करना है, तो इससे इसका प्रबंधन होता है। और साथ ही साथ इसका रासायनिक प्रबंधन की बात करें तो इसके नियंत्रण के लिए जो है गेहूँ के बीज को जो है 5 ml फिप्रोनिल 5% SC की जो है 5 मिली मात्रा को प्रति किलो बीज से जो है उपचारित कर बुआई करना चाहिए। और साथ ही साथ खड़ी फसल में जब दीमक कीट का प्रकोप होता है तो उस अवस्था में जो है फिप्रोनिल नाम की जो दवाई है उसका उपयोग जो है 6 किलो प्रति एकड़ के दर से जो है इसका ज़मीन के अंदर जो है उपयोग करना चाहिए। दीमक कीट के नियंत्रण के लिए जो है आसपास जो है बमीले जो रहते हैं दीमक कीट के, इसके नियंत्रण के लिए जो है उन बमीले को नष्ट करके उसमें जो राजा और रानी जो विराजमान होते हैं उसे नष्ट हम कर देते हैं, तो हर वर्ष जो होने वाली जो समस्या है उससे हम निजात पाते हैं। और साथ ही साथ इसमें ध्यान रखने वाली बातें जो है, जो इसमें गोबर, अगर हम कच्चा गोबर की खाद का उपयोग करते हैं तो इस कीट का प्रकोप जो है बढ़ता है। अभी हम गेहूं के खेत में खड़े हैं और यहाँ पर आज गेहूं की जो फसल है इसको बोए हुए 10 दिन हुए हैं। और ये जो दीमक कीट है मुख्य रूप से जहाँ पर अर्धसिंचित एरिया होता है वहाँ पर दीमक कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है। और जहाँ सिंचित एरिया में जो है दीमक कीट की समस्या कम होती है, जहाँ पर सरबती गेहूँ जिसको हम कम पानी के जो वैरायटी है उन्हें लगाते हैं, उन क्षेत्रों में जो है दीमक कीट का प्रकोप होता है। और ये जो दीमक कीट होता है ये गेहूं की जड़ में जो है इसको खाता है और ऊपर से जब गेहूं के पौधे को हम देखते हैं तो ये पूरा पीला होकर सूख जाता है। तो ये इसके हम लक्षण इसके माध्यम से जो है किसान भाई इसको समझ सकता है। और जैसे ही हमें दीमक की समस्या परिलक्षित होती है तो आसपास अपने जो कृषि वैज्ञानिक है उनसे सलाह ले सकते हैं। और इसके प्रबंधन के लिए जो है फिप्रोनिल है, क्लोरोपाइरीफास नाम की जो दवाई आती है, ये जो क्लोरोपाइरीफास नाम की जो दवाई है इसको 400 से 500 ml जो प्रति एकड़ के हिसाब से जो है इसको उपयोग करना चाहिए। और सिंचाई के पानी के साथ में इसको जो है उपयोग करने से जो है दीमक कीट जो है नियंत्रित हो जाता है। और इसमें जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं, इसमें हम जो गेहूं का बीज दर भी ध्यान में रखें, विशेष रूप से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बीज उपयोग करें तो दीमक कीट में जो है दीमक कीट की समस्या से हम नियंत्रण पा सकते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख
खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, अक्सर आपने कहानियाँ सुनी होगी और हमने भी साथ में सुनी है कि खेत की मिट्टी सोना उगलती है। और इसके लिए एक गाना भी बहुत मशहूर है कि मेरे देश की मिट्टी सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की मिट्टी। तो किसान भाइयों, ये बात सच कर दी है मध्य प्रदेश के एक किसान यशवंत सिंह ठाकुर जी ने, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के साथ अपना एक अलग ही मुकाम खेती किसानी के नाम किया है। उन्होंने बहुत परिश्रम किया है और एक सफल किसान की श्रेणी हासिल की है। तो आइए मैं और आप सब मिलके उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। किसान भाइयों, आपकी मुलाकात अब हम करवा रहे हैं एक ऐसे पढ़े लिखे नौजवान किसान से जिन्होंने पढ़ भी रहे हैं, अभी जैविक खेती कर रहे हैं। कैसे जैविक खेती कर रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा है, रासायनिक खेती से क्या नुकसान है, ये तमाम बातें उनसे जानेंगे। उनका परिचय है, उनका नाम है यशवंत सिंह ठाकुर, गांव है मुगली, तहसील आष्टा, जिला सीहोर। आपका कार्यक्रम में स्वागत है ठाकुर साहब। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जैविक खेती का आशय क्या है और कैसे करते हैं आप? जैविक खेती का आशय ये है सर कि इससे अपने स्वास्थ्य जो ठीक रहता है, भूमि का स्वास्थ्य ठीक रहता है, मृदा अपनी स्वस्थ रहती है और उससे उसके जो पोषक तत्व है वो उसमें बने रहते हैं जैविक खेती के आधार से। और जो जैविक खाद रहता है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, मैंने ढेरी पद्धति वाला भी यूज़ किया, वर्मी कंपोस्ट बनता है वो भी यूज़ किया है। उससे सर मुझे बेनिफिट बहुत मिला है। और सर जो डीएपी खाद बोलते हैं, डीएपी खाद भी अपन जैविक तरीके से बना सकते हैं। मैंने 4 एकड़ भूमि के लिए 4 क्विंटल गोबर, 100 लीटर गौमूत्र और उसके साथ में 5 किलो घोलन और 5 किलो गुड़ और बरगद के पास की मिट्टी, इन सब का यूज करके सबको सम्मिलित करके और इसको तैयार किया है। वो आपका पूरा 100% डीएपी का जो काम होता है वो उससे अच्छा काम करके आपको देगा। और उसके बाद में जैविक खेती से सर जो भी जो रासायनिक खेती के दुष्परिणाम हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होंगे। और एक बार आपने जैविक खेती का यूज़ किया, जैविक खाद का यूज़ किया, तो आपकी भूमि अगले आने वाले 2 या 3 साल तक संरक्षित रहती है। उससे आप अच्छे से उपज ले सकते हैं। ठाकुर साहब, आपने जैविक खेती के बारे में बहुत बढ़िया बता रहे हैं। किसान भाइयों, इतना सस्ता फार्मूला है, आप चाहें तो अपने घर पे कर सकते हैं। इससे आपको कितना फ़ायदा हो ये बताएं अपनी ज़मीन में, अगर नहीं करते तो कितनी ज़्यादा लागत बढ़ जाती? सबसे पहले तो जैविक खेती करने से मेरी जो लागत है खेती में लगने वाली वो काफ़ी कम हुई है। जैसे मैंने डीएपी का नाम लिया, डीएपी लगभग बहुत महंगा आता है, लेकिन मैंने घर पे ही ये सारी चीज़ अवेलेबल हो पाती है, तो घर से ही वो सारी मटेरियल लिया और उसका यूज़ किया। दूसरा, जो केचुआ खाद बनाते हैं, तो पहले बोलते हैं कि केचुए बहुत कम है तो हम कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए भी मैं एक सॉल्यूशन बताना चाहूँगा। एक अमृत पानी के नाम से एक मटेरियल बनता है। मैंने 10 लीटर गौमूत्र, 5 किलो गुड़ और इतना ही पानी करके इन तीनों और गोबर, 5 किलो गोबर, इनका मिक्स करके उसको मटेरियल को 5 कहाँ किया है आपने? कोई ऐसा स्थान बनाया था
या घर में या नहीं, कुंड बनाया था? उसको आप किसी प्लास्टिक के टैंक में या काय में भी कर सकते हैं। उसका सर मैंने 200 लीटर पानी का यूज करके उसको जैसे ही जैविक जो खाद था उस पर स्प्रे किया तो केचुए की तादाद बिल्कुल सैकड़ों की तादाद में उत्पादन हुआ है उसका। हमें ये और बता दें कि उत्पादन में क्या फ़र्क पड़ा? अगर आप रासायनिक खाद डालते तो रासायनिक खाद के साथ रासायनिक कीटनाशक भी डालते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रासायनिक आप बाज़ार से खरीदते और जिनका विश्वास भी नहीं होता, तो इसका कैसे मतलब फ़र्क बताएं थोड़ा। सर जो रासायनिक खाद है या दवाइयाँ हैं सर उसके केमिकल पर डिपेंड करता है। केमिकल क्या है, आज बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, बहुत लूज कैरेक्टर केमिकल डालते हैं वो लोग। उससे क्या होता है कि ना तो जो भी समस्या आती है वो दूर होती है, बाकी हमारी लागत बढ़ जाती है। इससे अच्छा है कि हम क्यों ना जैविक खेती की तरफ अग्रसर हों। इससे जैविक खाद मिलेगा, खाद के साथ में वर्मी कंपोस्ट में से जो वर्मी वॉश निकलता है उसका आप टॉनिक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। टॉनिक का ही काम करेगा। उससे क्या आपकी पैदावार मतलब कम से कम 20 से 25% वैसे ही बढ़ जाएगी। एक बात और बता दें हमारे किसान भाइयों को, एक साल में कितना आप उससे उत्पादन ले लेते हैं, कितना फ़ायदा होता है? सर जैसे मैं बताऊं, मैंने सर यहाँ से सीड प्रोडक्शन का भी केवीके से वो लिया था बीज उत्पादन के लिए। तो मैंने 3 तरह के जैसे सोयाबीन लगाए थे, एक RBS 2004, 2034 और 2029। ये जो बीज उत्पादन के लिए इन्होंने जो दिया था उसका इतना अच्छा रिजल्ट है सर, जो क्योंकि वो वेरीफाइड है, यहाँ से सर्टिफाइड है। तो एक तो वहाँ से लागत कम हुई कि इन लोगों ने 1 एकड़ में 40 किलो पड़ना है तो अपन 40 किलो ही डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डाला। जैसे RBS 2004 है, 25 किलो डालने का बोला है तो 25 किलो डाला, लेकिन उससे अच्छा बेनिफिट मिला मेरे को। 10 से 11 कुंटल सोयाबीन निकला है। उसके बाद में उसी के साथ में मैंने धारवाड़ पद्धति से अरहर लगाई है, राजीव लोचन करके। वो सर अभी खड़ा है धारवाड़ पद्धति से, लेकिन एक पौधे से लगभग 2 से 3 किलो का उत्पादन उसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, किसान किसी विशेषज्ञ से कम नहीं होता। आपने देखा कितनी मेहनत और लगन से एक पढ़े लिखे नौजवान खेती कर रहा है और लाभ कमा रहा है। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा 1। खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक। फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, अब समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का, परंतु जाने से पहले किसान भाइयों हम ये जानना चाहते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा। इसके लिए आप हमसे पत्राचार कर सकते हैं।
और हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो गेहूं में कीट नियंत्रण व सफल किसान की कहानी आपको बताई गई है, उससे आप बहुत ही लाभान्वित होंगे। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।